नमस्कार दोस्तों, कल क्लेट का एग्ज़ाम हो चुका है 19 जून को। आज 20 जून है। आज हम आपके सामने हमारे जीके सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए हैं और बाकी क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए था, ये सब बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाली प्रिपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। हम इस वीडियो के अंदर हवा में ये क्लेम नहीं करने वाले हैं कि हमारे नोट्स से इतने क्वेश्चन आए हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ से कौन सी जगह से क्वेश्चन आए हैं, ए और बी। साथ में ये समझाने वाले हैं कि अगर आपको जो क्वेश्चंस में 1/2 प्रोबेबिलिटी थी, जिस क्वेश्चन में 1/3 प्रोबेबिलिटी थी, उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना था। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा क्लैट 2022 का जीके सेक्शन का एग्जाम है और पेपर है पूरा, और ये हमारा 2023 का बैच शुरू हो चुका है। अभी 10 दिन तक हम लोग, और किसी भी बच्चे को डेमो क्लास चाहिए तो जब कभी डेमो क्लास चाहिए वो उसको दे सकते हैं। एंड उसके बाद फिर बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग आएँ, और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं इसके अंदर। इसके बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी वो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो समझना। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फर्स्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ में इंडिया ने करी थी। अब बहुत सारे हम लोग अगर ध्यान से समझें तो ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। सितंबर 2020, ये 2022 चल रहा है। लास्ट एक साल से भी ये क्वेश्चन नहीं है, बट अब सवाल ये है कि ये पेपर में आया है तो रिसेंटली कुछ तो हुआ होगा। तो रिसेंटली क्या हुआ था दोस्तों? रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन कंट्री एंड नॉर्डिक कंट्रीज के टूर पे गए थे और वहाँ उनसे मिलके आए थे, और उस बात को ध्यान में रखते हुए, टेकिंग दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन पेपर से आया था। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को हमारे सेट के अंदर से कहाँ से आया था, तो ये हमारे सेट के अंदर से सीधा यहाँ से उठ के आया था। हमारा डेनमार्क का रिलेशन वाला टॉपिक था। ये पूरा ऊपर स्क्रीनशॉट इतना ही है। डेनमार्क का रिलेशन वाला टॉपिक था जिसके अंदर बायलैटरल रिलेशन हमारे डेनमार्क के साथ हुए थे। ये क्लियर हो गया था। ये ऊपर का ऊपर पूरा डेनमार्क का लिखा हुआ था और उसके बाद नीचे बायलैटरल रिलेशंस थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया था, ये हमारा डेनमार्क। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इन द परसुएंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, इंडिया एम्स टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय द ईयर। अब ये अगर मैं दोस्तों ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 5 इज द टफेस्ट क्वेश्चन एंड 1 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन बोलूँ, तो ये आराम से 2 की रैंकिंग पे आता है। इसको अगर मैं बोलूँ तो ये 3 की रैंकिंग में आता है। तो ये 2 की रैंकिंग में क्यों आता है इजीएस्ट में? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने एक बार नहीं, अपनी क्लासेस में बहुत बार समझाया था, और बहुत बार से मुझे याद है कि मैंने इसको इतना बड़ा बड़ा लिख के समझाया था अपने नोट्स के अंदर कि इंडिया विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे नोट से यहाँ से इस तरीके से आया था, और ये आसान क्वेश्चन था। ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा। एंड देन उसके बाद में आगे चलें, तो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, आप टू बी वेरी स्ट्रेट मैं पढ़ा नहीं पाया, हमारे नोट्स में से नहीं था, बट हाँ, और ये क्वेश्चन मेरे जितने भी क्वेश्चन मैंने नीचे एनालिसिस दी है उसके अंदर, जैसे कि 26 क्वेश्चन नोट से हैं, है ना, करीबन 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब 1/2 की प्रोबेबिलिटी थी। 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे जिनमें 1/3 की है, और 2 क्वेश्चन ऐसे जिनका गैस नहीं लग सकता था। तो ये क्वेश्चन जिस किसी बच्चे ने पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान था, टू बी वेरी स्ट्रेट। हाँ, हमारे नोट से नहीं आ पाया, पर ये उसके लिए बहुत आसान था। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं मार्किंग दूंगा तो इसको मार्किंग जाएगी 2 आसान में, बट और इसकी रैंक थी 46, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे, दैट इन जनवरी 2022 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इन इंडिया एंड विद द ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये हमारे नोट्स से आया है, मैं आपको भी दिखा दूंगा। बट अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा होता, चाहे वो बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ रहा, चाहे वो कहीं पे नहीं भी पढ़ रहा हो, तो उसके बाद भी इस क्वेश्चन पे रुक के सोचना था। और रुक के अगर आप सोचते तो आपको समझ में आता कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट कोई मतलब नहीं होता। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है, इकोलॉजी सस्टेनेबल प्रोडक्शन, है ना, ऑफ फॉसिल फ्यूल का ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन कटा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट, अवेयरनेस फैलाना, और दूसरा वाला था ग्रिड इंटीग्रेशन। इन 2 की बात हो रही थी। बट अगर आप ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर देखें तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी कॉरिडोर में आपको ग्रिड का इंटीग्रेशन करना होगा। तो अगर आपको कुछ नहीं आता था तो आप 2 में से एक ऑप्शन मार्क कर सकते थे, टू बी वेरी स्ट्रेट। और अगर आपको कुछ समझ में आता था तो आप बहुत आसानी से, अगर आपने पढ़ा होता तो बहुत आसानी से एक टिक लग रहा था। अगर हम देखें 34 का, तो 34 ये रहा,
34 का हम देखें तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के हमने बिल्कुल सीधा पढ़ा था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, इट इज वर्किंग फॉर ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवैक्यूएशन। तो ग्रिड इंटीग्रेशन और पावर इवैक्यूएशन कर रही है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो ये आराम से हो सकता था और ये इजी भी था, बहुत इजी नहीं था, पर मैं इसको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 3 रैंकिंग दूंगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों द इरना। द इरना इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स कंट्री इन देयर ट्रांजेक्शंस टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर एंड सर्व्स एज द प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। IRENA, इरना स्टैंड्स फॉर, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर हम देखें कि इसको किस तरीके से हमको काटना होता है, तो काटने के लिए सबसे पहले हमको दिख रहा है भाई रिन्यूएबल 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 चारों में है तो हम नहीं काट सकते, एनर्जी चारों में है नहीं काट सकते, और शुरुआत अब तो दिखा फिर दो चीजें हैं, इंटर गवर्नमेंटल पहला, इंटरनेशनल, तो 2 बार इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल लिखा है और 2 बार एनर्जी एसोसिएशन एंड एजेंसी लिखा है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि एसोसिएशन और एजेंसी के बीच के क्वेश्चन को फ्लिप कर देते हैं, तो बच्चे को पता होनी चाहिए क्या फर्क है, और इसलिए मैंने अपनी क्लास में बहुत क्लियर समझाया था कि ट्रीटी में, पैक्ट में, एसोसिएशन में, एजेंसी में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये कटता तो आप इस तरीके से इसको काट सकते थे कि इट इज़ नॉट बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके दोनों कट जाते इंटर गवर्नमेंटल से अगर आपको कुछ पहले से नहीं पता था, और उसके बाद भी बी और सी बचते, एंड देन उसके बाद में आपका एसोसिएशन और एजेंसी बचते। एसोसिएशन एजेंसी के अंदर से, एसोसिएशन मतलब होता है कि बहुत सारे कंट्री मिलकर एसोसिएट हो रहे हैं और उसके बाद वो कोई काम करना चाह रहे हैं, और एजेंसी का मतलब होता है कि देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर समथिंग एंड दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, आप समझ रहे हैं। और आप लोगों को गलती लगी होगी कि आपने यहाँ इंटर गवर्नमेंटल पढ़ के नीचे इंटर गवर्नमेंटल टिक लगा दिया, दोस्तों वो तो उन्होंने दिया ही इसलिए था ताकि आप नीचे इंटर गवर्नमेंटल टिक लगाएं। सो अगर हम देखें हमारे नोट से 35 का आंसर, तो नोट से क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा ये सामने। सो द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के अंदर हमने पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने बच्चों को पूरा पढ़ाया था कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन चेंज हो रहा है 2018 से 2030 में, किस तरीके से फॉसिल फ्यूल कम प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं और तरीके की एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हुई है, किस तरीके से बेसिकली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आना शुरू हुए हैं, तो ये पूरा पढ़ाया था। और इसको पढ़ने के बाद में ये बहुत आसान हो जाता है आंसर, दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मैं इसके अंदर डिफिकल्टी की बात करूं तो ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 डिफिकल्टी, ये 4 डिफिकल्टी का क्वेश्चन था, मैं बिल्कुल कहूंगा, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन के बाद भी बच्चा अटक रहा था, तो 4 डिफिकल्टी था। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री थ्रू हार्नेसिंग दिस कोस्टलाइन एंड दिस पोटेंशियली नेविगेबल वाटर स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया, दिस। अगर मैं इसको 1 से 5 डिफिकल्टी में बोलूँ तो ये 1 डिफिकल्टी का क्वेश्चन, 1 डिफिकल्टी का क्यों है, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है, हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि ये सागरमाला प्रोग्राम है, जल शक्ति, है ना, जलमाला सुना ही नहीं हमने कभी, सागर शक्ति सुना ही नहीं हम लोगों ने कभी, जल शक्ति अभियान जो था वो दूसरे तरीके से यूज हो रहा है, तो सीधा ऑप्शन बचता है दोस्तों सागरमाला। और अगर इसको हम लोग नोट्स में से देखें तो एक बार नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि हम लोगों ने इसको कितनी बार पढ़ा होगा कि ये सागरमाला प्रोग्राम है। आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। 36, 37 नहीं, इसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, और इसका स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग बहुत बार पढ़ चुके थे। तो सागरमाला बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस को और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो मैंने ज़रूरत नहीं समझी उनको ढूंढने की। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 37, ये हो गया था डीप ओशन मिशन। अच्छा, हाँ मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, पर आप सामने देख सकते हैं, ये रहा सागरमाला प्रोग्राम, आपको 3rd पॉइंट पे दिख रहा होगा। सो दिस इज सागरमाला प्रोजेक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा पोर्टलैंड डेवलपमेंट, और वही उसके अंदर आया। डीप ओशन हम लोगों ने पढ़ा था, ओ स्मार्ट पढ़ा था हम लोगों ने, इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जोन पढ़ा था, नेशनल फिशरीज पॉलिसी पढ़ी थी हम लोगों ने। मैंने आपको ये पढ़ाया था डीप ओशन मिशन में किस तरीके से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलेंगे, समुद्रयान नदी के अंदर, समुद्र के अंदर जाएगा, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। 36 हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद 37 आते हैं, मैंने अभी आपको दिखा दिया स्क्रीनशॉट में, डीप ओशन मिशन जो सामने था वो 37 हो गया। ये भी बहुत आसान था दोस्तों, ये क्वेश्चन टफ होता अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा होता, बट क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके थे डीप सी टेक्नोलॉजी से, तो ये आसान क्वेश्चन था, 1 रैंकिंग पे था ये। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ISA इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी रेगुलेटिंग द एक्सप्लोरेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले समझने की जरूरत है, यहाँ पे ISA आ रहा है, ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं है,
क्योंकि यहाँ समुद्र की, पानी की, नदी की, दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर नॉट सन. सो इट इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी रेगुलेटिंग एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मराइन नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ ओशियन इन इंटरनेशनल वाटर. ISA स्टैंड्स फॉर, अब ISA स्टैंड्स फॉर इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अब इसके अंदर बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा इसके अंदर सी लगाता है. अरे दोस्त, सी की बात नहीं हो रही, सी बेड की बात हो रही है. आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए ना, सी बेड की बात हो रही है क्योंकि वो ओशियन के बेस से सब कुछ निकालने वाले हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5 इट इज 2 बेसिकली. बट अगर आपको आता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था. 38 हम लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं. 38 के लिए 38 ये रहा. 38 के अंदर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी लिखा हुआ है नीचे. इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन, दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया. एंड देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 38 के बाद 39. अंडर द मिशन सागर विच नेवल शिप was deployed by Indian Navy to provide humanitarian medical assistance to Maldives, Mauritius, Seychelles and Madagascar and Comoros. अब अगर इसके अंदर देखें दोस्तों तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने क्लास के अंदर केसरी नाम नहीं पढ़ाया था, बट मैंने क्लास के अंदर बताया था विक्रमादित्य इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, विराट वॉज अ एयरक्राफ्ट कैरियर. तो जब हमको पता था कि ये तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जब ये अपने अंदर प्लेन लेके जाते हैं बड़े बड़े, तो ये सामान देने थोड़ी जाएंगे किसी दूसरे कंट्री को. सामान देने जाने का मतलब ही नहीं था. और जब ये सामान देने नहीं जाएंगे दोस्त, तो नाम क्या बचता है, नाम बचता है केसरी. क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है. जिस बच्चे को ये आता था उसके लिए बहुत आसान था, जिसको नहीं आता था उसके लिए टफ था. बट अगर आप लॉजिक लगा के काम करते तो ये आसान था. पर तब भी मैं इसको 3 दूंगा आसपास, क्योंकि 3 के आसपास की डिफिकल्टी इसकी थी. देन इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 8th के बाद 9th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन विच वॉज लॉन्च्ड एट चेन्नई. अब अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो सागर शक्ति, फिर मैं कहूंगा ऊपर ऑप्शन आया था, आपको पता है सागर शक्ति नहीं है. सागरयान एंड समुद्र शक्ति भी नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर पता था. अभी बचता है यान. आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कोई बेसिकली शिप या फिर आपको क्या सबमरीन जा रही है समुद्र के अंदर, तो उसका नाम बेसिकली यान करके होगा. तो बचता है सागरयान और समुद्रयान. तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी आप पकड़ पा रहे थे, 1/2 की प्रोबेबिलिटी आप पकड़ पा रहे थे. पर तब भी अगर हम लोग इसको ऑप्शन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 40, अगर हम लोग इसको ऑप्शन में देखें क्वेश्चन नंबर 40 को, सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 40. आपके सामने लिखा हुआ है समुद्रयान, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर सीधा समुद्रयान. पता नहीं कितनी बार ऑप्शंस के अंदर आया था. तो ये हो गया समुद्रयान, क्वेश्चन नंबर 40. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये अगर मैं डिफिकल्टी बोलूं तो 2 डिफिकल्टी है ना. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर्ड टू बाय ड्रोन्स एज ICMR लेड प्रोजेक्ट. ओहो, कितनी बार मैंने क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे हमारी. इसलिए मैं हमेशा हर बच्चे से कहता था कि लाइव क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर लाइव नहीं ले रहे तो उसको बाद में रिकॉर्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर साफ हम लोग डिस्कस किए थे कि मणिपुर इसका आंसर है, और इसको सब लोगों ने लगाया था मणिपुर आंसर इसका. तो ये क्वेश्चन अगर मैं डिफिकल्टी बोलूँ तो ये न्यूज़ में आ चुका था, बट क्योंकि बहुत कॉमन नहीं था, बट जो बच्चा ईमानदारी से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और ईमानदारी से अपना रिवीजन कर रहा था उसको ये याद था. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 डिफिकल्टी इट इज़ 3. एंड this was a very discussed topic. Next comes, which of the following is the online platform hosted by the Director General of Civil Aviation for various activity related to the management in India. तो हम लोग इसको क्लियर देखें. अगर क्वेश्चन नंबर 42 को दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 42 सीधा मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ था. दैट इज ड्रोन शक्ति स्कीम के अंदर डिजिटल स्काई वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से बेसिकली सब कुछ मैनेज होने वाला है. किसान ड्रोन्स किस तरीके से हैं, ये डिजिटल स्काई यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था हम लोगों ने. तो ये क्वेश्चन सीधा हमारे क्लास के अंदर डिस्कशन के बाद लिख के आया था. इसके बाद आगे चलते हैं. तो ये 42 समझ में आया हमको. देन कम्स 43. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रोन्स विद इन अ डिफाइंड एयर स्पेस. अभी ध्यान से समझो ना यार, एयर फेंसिंग क्यों होगा, एयर फेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. स्काई फेंसिंग क्यों होगा, फेंसिंग किसकी होगी, जिसको रोकना है. तो बेसिकली क्या हुआ, बच्चा ड्रोन और जियो फेंसिंग. अब बहुत सारे बच्चे ड्रोन फेंसिंग लगा रहे थे. जियो फेंसिंग मैंने क्लास के अंदर कितनी बार बताया था कि केवल ड्रोन के लिए नहीं दोस्तों, आप जो भी गाड़ियों में ट्रैकर लगता है वो गाड़ियों के लिए, किसी भी व्हीकल का मूवमेंट होता है उस व्हीकल के लिए. अब ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में जो डिस्कशन हुआ था जब सामान जाने के लिए, तो उस बेसिकली उस पैकेज पे पूरे ट्रक पे जब ट्रैकर लगता था कि कहीं ये आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड से आयरलैंड तो नहीं पहुंचेगा, वो सब की सब वो सारी चीज़ें ऑल ऑफ देम अगर हम पढ़ें तो ये टर्म हमने कितनी बार पढ़ा था, दैट इज जियो फेंसिंग.
दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया पे आपको फेंसिंग लगाते हैं, ऑनलाइन फेंसिंग, जिससे पता हो कि आप इससे आगे नहीं जाने वाले हैं। सो दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जियो फेंसिंग की, तो मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट था, क्योंकि हम लोगों ने इसको बेसिकली व्हाट वी कैन से डिड्यूस करके इसका आंसर आना था, बट इसको डिफिकल्टी के अंदर मैं 3.5 दूंगा, बट ये क्वेश्चन हो सकता था। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 44। अगर हम क्वेश्चन 44 देखें दोस्तों, तो द ड्रोन रूल 2021 हैव बीन मेड इन सप्रेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल। हाँ, ये क्वेश्चन ना तो मैंने क्लास में डिस्कस किया, ना तो मैंने क्लास में पढ़ाया, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल मन में लग रहा था कि अरे वो पूछेंगे तो अभी के रूल पूछेंगे ना, पुराना कौन सा रूल हटा के आया, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है पेपर में पूछने का दूर दूर तक। पर चलिए, हम लोगों को क्योंकि हमने वो नहीं पढ़ाया इसलिए क्वेश्चन गलत बोलना इट इज़ नॉट अ एथिकल थिंग। तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें अच्छी हो सकती थी और किस तरीके से चीज़ें और अच्छी आगे करी जाएं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर मैं इस वीडियो में ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था, टू बी वेरी क्लियर। और अगर हम ध्यान से देखें तब भी अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था दोस्तों कि एलिमिनेशन, मैंने कितनी बार आप लोगों को उसके अंदर क्या बोलते हैं कम्युनिटी मॉक में ये सिखाया था हम लोगों ने, और बहुत सारे बच्चे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही करके आए कम्युनिटी मॉक में सीख के कि भाई पढ़ तो लो क्या लिखा है, ड्रोन रूल लिखा है। अगर ड्रोन रूल लिखा है मतलब कि अनमैन्ड होगा, अगर अनमैन्ड होगा तो एयरक्राफ्ट रूल क्यों होगा, और एयरक्राफ्ट रूल के साथ साथ दूसरा मैन्ड एयरक्राफ्ट रूल क्यों होगा। आप समझ रहे, जो गलती हो गई उसको छोड़ो, आगे के लिए समझो। ये चलता, हमारा एग्जाम इज नॉट ओनली टू बेसिकली एक्सेस एंड गेन ऑल द इंफॉर्मेशन, इट इज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द पीपल आउट देयर। सो मैन्ड एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट रूल नहीं होगा, और जैसे ये दो ऑप्शन कटते हैं दोस्तों, तो उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 एंड सेम द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021। अब इसके आगे जिसने नहीं पढ़ा उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं खुद भी होता तो मैं भी हो सकता है इसमें से या तो 2020 टिक लगा देता या तो 2021 टिक लगा देता, ये बिल्कुल सच्चाई है। बट हम 1/2 की प्रोबेबिलिटी पे तो आते हैं ना, और 1/2 की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। मैंने क्लासेस में समझाया था 1/2 की प्रोबेबिलिटी मतलब करके आओ। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली इसका आंसर सी है, द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021। और इस क्वेश्चन के लिए मतलब मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट हाउ द पेपर शुड बी आस्क्ड। पेपर या तो टफ होना चाहिए या तो इजी होना चाहिए, इरिटेटिंग या इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देन इसके बाद आगे आते हैं, विच ऑटोनोमस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोन। अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही कहेंगे हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा पाया, मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन के अंदर कोई बुराई नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसका कोई लॉजिक ही नहीं था, इस क्वेश्चन का लॉजिक है, वो बच्चे से सीधा पूछ रहे हैं कि कौन सी बॉडी है जो कि सारे ड्रोन्स के स्ट्रक्चर को देगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, पहला तो ये वाला ऑप्शन कटेगा, मैन्ड एयरक्राफ्ट काउंसिल। फिर से वही बात आती है, ड्रोन का मतलब हो रहा है तो मैन्ड एयरक्राफ्ट काउंसिल क्यों होगी, तो ये खत्म होगा। बचा ड्रोन काउंसिल ऑफ इंडिया, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड देन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, अब मैं फिर से कहूंगा कि इसके अंदर एक और ऑप्शन कट सकता था, बट फिर अगर मैं अब आंसर देख के कहूं तो आप लोग और मैं, मेरा मन मुझसे खुद कहेगा कि आंसर देख के तो गुरु कोई भी सही बता देता है, वो अलग बात है। तो अगर मैं कहता हूँ एक ही कट रहा था, 1/3 भी हो रहा था, तब भी हमको ये मार्क करके आना था। ये डिफिकल्टी के अंदर 3 है, क्योंकि जिसने पढ़ लिया उसके लिए अच्छा, बट डिफिकल्टी में 3 नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये डिफिकल्टी के अंदर 4 है, बिल्कुल क्लियर। बट इसके अंदर अगर थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाया जा सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही नहीं होते, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो सकता था। बट हाँ, ये टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर। और ये इरिटेटिंग नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है, प्रॉपर इरिटेटिंग नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया पैसेज। अब ये वो पैसेज है जिसके ऊपर बड़ा ही अजीब सा लगा, क्योंकि ना तो कोई ऐसी बात हुई पिछले साल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, ना तो कुछ ऐसा हुआ जो CSR इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना अब किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली किसी पेपर में CSR ऐसे पूछा है। सो ये टॉपिक के लिए जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, है ना, जब मैं अपने आप के से पूछता हूँ, जब मैं अपने दोस्त जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्टेड हैं, मैं खुद एक एक्स ऑफिसर हूँ, तो जब मैं ये सब चीज़ें चेक करता हूँ तो बस मुझे ये लगता है कि इसके पीछे का सोच क्या थी, हम क्या बच्चे को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज और स्किल और एबिलिटी देख के, या उसको एलिमिनेट करने के लिए पेपर बना रहे हैं केवल, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एलिमिनेट हो जाए। मुझे लगता है बस ये थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस है, ये हमको समझना चाहिए। तो इस पैसेज के अंदर पहला क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक, मैंने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल क्लियर, प्रगति नहीं पढ़ाया। सो प्रगति नहीं पढ़ा था, और कैसे कर सकते हैं इसका कोई आइडिया नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी इसको छोड़ के आता। नेक्स्ट कम दोस्तों, नेक्स्ट कम, इन 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड CSR एक्सपेंडिचर
शुड बी मेड टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। चलो नहीं पढ़ा हमने, मैं फिर कहता हूं चलो नहीं पढ़ा, चलो देखते हैं नहीं पढ़ने पे भी कैसे सॉल्व हो सकता है। कंपनी लॉ कमिटी पहला, एंड हाई लेवल कमिटी ऑन रिफॉर्म ऑफ इंडियन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का चैरिटेबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या वास्ता? कंपनी लॉ का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या वास्ता? क्योंकि आप समझो कंपनी लॉ, वो कंपनी जब कंपनी लॉ पहले बनी थी तो वो, और जब भी अमेंड होती तो वो कंपनी के अंदर किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से कंपनी को क्या क्या टैक्सेशन और कंपनी के क्या रेगुलेशन बनते हैं गवर्नमेंट से, वो सारे रेगुलेशंस के लिए होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो कमिटी पूछ रहे हैं आपसे, वो लॉ नहीं पूछ रहे हैं, वो कमिटी पूछ रहे हैं, जो कमिटी ये बताएगी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर बनना चाहिए। तो अगर ये छोटी सी बात है तो हमें समझ में आता है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कटे और उसके बाद दो बचे, हाई लेवल कमिटी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दूसरा कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मैं फिर कहूंगा कि ये दोनों ऑप्शंस में से हम कोई सा भी चूज कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि बहुत तेज दिमाग चल सकता था क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता। बट अगर हम बार बार अखबार पढ़ रहे हैं, अगर हम डेली न्यूज से गो थ्रू हो रहे हैं, अच्छे नोट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि कमिटीज का नाम अक्सर कर हाई लेवल कमिटी होता है, ना कि कमिटी ऑफ और रिफॉर्म होता है। तो ये एक लॉजिक लग सकता था, पर 1/2 कट रहा था, इसलिए ऑप्शन जरूर अटेम्प्ट करना था, और ये दोनों ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा है अपने नोट्स में। नेक्स्ट आता है कवच, CAWACH इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम दोस्तों कवच के अंदर देखें तो ये क्वेश्चन उतर के नहीं आया नोट से, बट ये क्वेश्चन सही करना चाहिए था यार। ये क्वेश्चन दो वजह से सही होना चाहिए था। पहली वजह, इस पूरे ऑप्शन में एक जगह पे कोविड लिखा है और इस पूरे पैरा में कोविड सामने लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोविड से जुड़ के सारी बातें कर रही है। अगर गवर्नमेंट CSR की कोविड से जुड़ के सारी बातें कर रही है और यहाँ पे कोविड लिखा है, तो हमको देखना चाहिए कि यार ये इससे कनेक्ट हो सकता है। दूसरा, आप ऑप्शंस देखिए, मैं बोलता था टफ क्वेश्चन में इजी ऑप्शंस आते हैं, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत। इसकी डिफिकल्टी लेवल ले तो 5 है और वो भी इरिटेटिंग प्लस टफ है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको बच्चे से पूछने का कोई मतलब नहीं था, इस वाले क्वेश्चन को बच्चे से पूछने का कोई मतलब नहीं था। दीज आर प्योर इरिटेटिंग क्वेश्चन, प्योर, है ना। सवाल ये नहीं है कि हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सवाल ये है कि हमने ये इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमको दिख रहा था कि देयर मस्ट बी सम लॉजिक कि बच्चे से क्या पूछा जाएगा। श्रीलंका में इतनी बड़ी क्राइसिस आई, वो पूछा जाएगा ना बच्चे से। इतनी सारी चीज़ें, IPCC आई, बच्चे को, आज आने वाले बच्चे को, जो वो वकालत पढ़ने वाला, उसको पता होना चाहिए इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या कह रहा है, कैसे क्लाइमेट को बचाया जाएगा, वो पूछा जाएगा ना बच्चे से। हाँ, बेसिकली बच्चे को समझ में आना चाहिए ना कि स्पेस के अंदर किस तरीके से स्पेस जंक इकट्ठा हो रहा है। बच्चे को समझ में आना चाहिए सोलर वेस्ट क्या होता है, ये पूछा जाएगा ना बच्चे से। बच्चे से अगर आपने सिलेबस में क्या दे रखा है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट एंड आर्ट एंड कल्चर, बच्चे से पूछा जाएगा ना, सो दैट वो आगे की सोच पढ़ पाए, हम समझ पाए कि वो क्या चाह रहा है, जो मुझे लगता है। चलिए, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 48 के अंदर दोस्तों दो ऑप्शन क्लियर कर रहे थे, सेंटर फॉर एलिवेटिंग वेनिंग हेल्थ केयर कंपनी। अरे ऐसे कौन से सेंटर बनने लगे इंडिया में, है ना। और हेल्थ केयर कंपनी को एलिवेट करने के लिए कोई सेंटर क्यों बनेगा? दूसरा, या तो सारी कंपनीज के लिए बनेगा। दूसरा, सेंटर फॉर एलिवेटिंग विदरिंग हेल्थ केयर कंपनी, दोनों एक ही बातें थी। तो सवाल ये था कि हेल्थ केयर कंपनी को एलिवेट करने के लिए कोई सेंटर नहीं बन रहा था, वो सेंटर बन रहे थे बेसिकली सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। मतलब कि किस तरीके से अगर कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस आती है और वॉर आती है, तो किस तरीके से हम देख पाएंगे कि किस तरीके से उसको हम टैकल कर सकते हैं। और ये उस तरीके पे आ रहा था। नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में 1/2 की आराम से कट हो सकता था प्रोबेबिलिटी, और 1/2 पे लौट के आ जाते हम। चलिए, कोई समस्या नहीं है, इसका ऑप्शन C आंसर है। और डिफिकल्टी इसकी 5 प्लस इट इज इरिटेटिंग प्लस इट इज क्लियर इरिटेटिंग क्वेश्चन। Then on January 2022-21, the company's corporate social responsibility amendment 2021 were notified by, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ध्यान समझो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को क्या मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से? वो लॉ एंड जस्टिस की बात करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, समाज में, सोसाइटी में जो वो सेक्शन जो पीछे रह जाता है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। दो ऑप्शन सीधे कट रहे थे दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ। और ये ऑप्शन इसीलिए कट रहे थे क्योंकि हम इतना पढ़ लिए थे यार, हम इतना पढ़ लिए थे कि हमको समझ में आ रहा था ये। तो ये दो ऑप्शन करने के बाद दो ऑप्शन बचते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का ये पेपर है वो भी मेरा स्टूडेंट ही है, उसने भी इसको बिल्कुल सही करा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो द पॉइंट इज कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर में 1/2 था, मैं फिर से मानता हूँ, कोई फर्क नहीं है। बट अगर थोड़ा सा दिमाग को और बोला जाता कि रुक भाई, रुक हो रहा है, तो ये कॉर्पोरेट अफेयर हो सकता था। चलिए, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद इसकी डिफिकल्टी अगर हम लोग देखें तो 3,
देन क्वेश्चन इसके बाद आता है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड टू सेलेक्ट कंपनीज टू रिकॉग्नाइज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव in the areas of corporate social responsibility to achieve inclusive growth and inclusive and sustainable, है ना, डेवलपमेंट. नेम द अवार्ड इज. अभी अवार्ड का नाम देखें तो ऑप्शन कटते कैसे हैं. आप ऑप्शन बी जरा देखिए, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो एक्सीलेंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है. दूसरा इसके बाद आता है नेशनल अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉर्पोरेट लोग कैसे एक्सीलेंस कर रहे हैं. नहीं, ये कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जाता है. बचते हैं उसके बाद ऑप्शन ए और डी. अब फिर से सवाल हो जाता है कि ए और डी 1/2 की नेगेटिव थी, 1/2 का प्रोबेबिलिटी आ चुकी है इसके अंदर. तो डी अगर हम देखें तो नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ऊपर लिखा है तो बच्चे के चांसेस उसे लगाने के, पर वो गलत आंसर था. इसका सही आंसर था दोस्तों ए, दैट इज नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड. कभी कभार मैंने आपको बताया था ज्यादा सोचना बहुत हानिकारक होता है, और इस क्वेश्चन में अगर हम ज्यादा नहीं सोचते, इस क्वेश्चन को अगर हमें 10 सेकंड दिए जाते तो हम इस आंसर को टिक लगा के आ जाते. क्यों आ जाते? क्योंकि हमको सामने दिख रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, हटाओ, बात ही खत्म. बट वो नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारों का हो पाया. सो ये सीखने की बात है. इसकी डिफिकल्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 डिफिकल्टी पे है, और ये सीखने का पेपर है, ये वाला पॉइंट. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51. यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ विच कंट्री. 100 बार पेपर के अंदर बताया था, 100 बार सबको पता था. बहुत ईजी क्वेश्चन, 1 ईजी क्वेश्चन. देन आता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन. अब ये वो क्वेश्चन है जिसपे हर बच्चा बात कर रहा है, हर बच्चा, और मैं भी इस बात पे बात कर रहा हूं कि मतलब ये क्या जंबल सेंटेंस का पेपर है, ये जंबल वर्ड्स का पेपर है. पर चलिए, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है. हमको पता है कि कुछ कुछ पेपर में अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो बच्चे का दिमाग टेस्ट करना चाहते हैं. पर हाँ, ये मेरे ऑप्शन से आया है, हाँ ये बिल्कुल उतर के आया है. बट कितना कुछ था पढ़ने को, कितना कुछ था पूछने को रशिया यूक्रेन पे, कितनी अच्छी चीजें थी पूछने को रशिया यूक्रेन पे. बच्चे की सोच कितनी अच्छी तरीके से चेक की जा सकती थी रशिया यूक्रेन पे, कि वो सच में चीजें समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है. ये सब कितना कुछ समझा जा सकता था. और अब हम जब ये समझते हैं तो इन पेपर्स के इन क्वेश्चन से प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ. इन पेपर्स के इन क्वेश्चन से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि अब जो बच्चा 2023 की तैयारी करेगा ना, अब जो बच्चा 2024 की तैयारी करेगा, वो इस पेपर को देख के अपना दिमाग चलाना बंद कर देगा. और वो इस पेपर को देख के अपना दिमाग चलाना क्यों बंद कर देगा? क्योंकि देयर इज नो डिमांड ऑफ बेसिकली थिंकिंग. एंड व्हेन देयर इज नो डिमांड ऑफ थिंकिंग, व्हाई द हेल स्टूडेंट विल थिंक, एंड व्हाई द हेल स्टूडेंट विल बेसिकली थिंक अबाउट कि कैसा अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. आप समझ रहे हैं ना? सो द पॉइंट इज कि हमको बच्चे को अच्छा सोचने के लिए प्रमोट करना है, ये मुझे लगता है. दीज आर ऑल माई पर्सनल ओपिनियन, है ना, जैसा कि बोलना होता है. तो हमको बच्चे को अच्छा सोचने के लिए प्रमोट करना होता है, और ये अच्छा सोचना तो नहीं है. ठीक है, चलिए जो भी हो, मैं आपको दिखाता हूँ 52 क्वेश्चन हमारे नोट से किधर से आया है. तो अगर हम 52 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये सामने इसका नाम लिखा हुआ है ना, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की. पता नहीं कितनी बार आया था. एस तो था ही नहीं, तो ठीक है, वो ओ था, बट उसका क्या फर्क पड़ता था. नीचे मैंने इसके अंदर इस टॉपिक में मैंने पता नहीं कितना ही पढ़ाया था. मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया है कि तुम जाके वहां पे पीस करवा सकते हो, ट्रूस करवा सकते हो. इतना पढ़ लिए हम लोग कि वहां जाके ट्रूस करवा दें. बट चलिए जो भी था, ठीक है. सो हमने नीचे विक्टर भी पढ़ाया था, है ना. उसके बाद जिसको पुतिन्स क्लोज अलाई, जिसको यूक्रेन ने अरेस्ट करा था, पता नहीं कितनी सारी चीजें हमने पढ़ाई थी. ठीक है, तो चलिए कोई समस्या नहीं. ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया 52 की बात करें तो 52 की डिफिकल्टी 2 नहीं 3. क्यों डिफिकल्टी? बेसिकली क्योंकि बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, और नो स्टैंडर्ड. विच, इसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन. सो अगर यूक्रेन की करेंसी की बात करें दोस्तों, हम सब लोग बहुत आसानी से बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके थे. इसका सीधा आंसर था ये सामने लिखा हुआ है ना. इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वॉज फॉर्मली. अगेन 25वीं बार क्लास में मजाक करा था हमने कि इसने ऐसी कॉमेडी करी कि पूरी दुनिया में कॉमेडी हो गई. आसान था, न्यूज रीडर नहीं था, नेवी ऑफिसर नहीं था, हमें पता है, कॉमेडियन था, तो ये क्लियर होता है. ये हमने साथ में जब बेलारूस के डिस्कशन किया था तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि बेलारूस के अंदर भी जिसने प्रोटेस्ट किया था वो भी यूट्यूब की वीडियोस बनाता था, और ये भी कॉमेडियन था. तो दोनों लोग बेसिकली लोगों की नज़र में पहले गए और उठ के आए. फिर हम लोगों ने अभी रिसेंट पंजाब के द प्रेजेंट मिनिस्टर श्री भगवंत मान का बताया था कि उनने अपना करियर भी ऐसे ही शुरू किया था, और आज भी वो पॉलिटिकल पोजीशन पे सीएम है. तो हम लोगों ने, सब लोगों ने इस पे कितनी बार डिस्कस किया था कि देखो इस तरीके से कैसे इंडिया और यूक्रेन के बीच का कोइंसिडेंस बन रहा है. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया.
17th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर? ऑपरेशन गंगा। मैंने आपको इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से क्यों याद रहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या बात करी थी ऑपरेशन गंगा में, कि दोस्तों याद रखना है ना, ऑपरेशन गंगा अलग चीज़ है, ऑपरेशन गंगा के बाद में दूसरा मिशन गंगा अलग चीज़ है। और फिर जब मैंने आपको ऑपरेशन गंगा पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बाकी सारे ऑपरेशन पढ़ाए थे जो सरकार ने इससे पहले चलाए थे, वंदे भारत, समुद्र सेतु, इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल्स, है ना, एक एक इवैक्यूएशन जो पहले था वो पढ़ाया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर वो ऑपरेशन भारत पूछ सकते हैं तो इंडिया ने अपने लोगों को जब जब लास्ट टाइम पहले लेके आए हैं वो भी पूछने की बात है। तो चलिए, क्वेश्चन आसान है, आराम से हो सकता था, इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन और बन सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी, हाँ, तो ये समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन हो गया। इसकी डिफिकल्टी अगर हम लोग लें 1 से 5 के बीच में तो 1, इसकी डिफिकल्टी लें तो 1 और इसकी डिफिकल्टी लें तो 2, क्योंकि बच्चा कभी कभार भूल जाए तो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट 55 के बाद 56 पे आते हैं दोस्तों। पावर टू नोटिफाई पार्ट्स ऑफ होल ऑफ अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज वेस्टेड इन। अब ये क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्टी पे 3 है, बट क्योंकि हम लोग, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया, दैट इज गुड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि ये आपसे सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा है कि जरा बताओ सोच के भाई कि किस किस पे पावर होनी चाहिए किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया बताने के लिए। क्योंकि अगर आपने आफ्पा पढ़ा है तो आपने आफ्पा के अंदर पढ़ा था कि डिस्टर्ब एरिया ही मेन पावर है। एक बार आपने किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया बता दिया, उसके बाद तो आफ्पा लगाना बहुत आसान होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 56 को, तो 56 का हम लोगों ने ये रहा सामने, that however it is crucial that AFPA is a special law that is in force only in certain part of the country, है ना, what the act refers as to as a disturbed area. A disturbed area is one which is declared by notification under section 3 of AFPA, and as per section 3 it can invoke in places where this the center government, the governor of the state government or the administrator of union territory can declare the whole part or the part of the state और द यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। क्लियर लिखा हुआ है सामने। अ सुटेबल नोटिफिकेशन वुड हैव बीन मेड इन द ऑफिशियल गैजेट। इसके बाद इस टॉपिक पे हमने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ था। अच्छा टॉपिक था, इंडिया का प्रेजेंट केस है, देश के अंदर होने वाली एक प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, बच्चे को यही तो आना चाहिए ना। सो ये होता है। इसके बाद आफ्पा वाज इंट्रोड्यूस इन मेघालय इन, हम लोगों ने क्लियर पढ़ा था 1991 मेघालय का, तो ये हो गया। मेघालय का अगर मैं आपको दिखाऊं 57 का, तो ये किस तरीके से हम लोगों ने किया था, तो 57 इस तरीके से था, हम लोगों ने सारे पढ़े थे, मेघालय सब मणिपुर किस किस स्टेट में है किस किस स्टेट में नहीं है, ये पूरा सही पढ़ा था, है ना। और ये उसके बाद में ये मेरे, हाँ ये पूरा सही पढ़ा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली जो हमें पता था कि ये 27 साल के लिए मेघालय में लगा था, 2018 में 27 साल के बाद ये हटा था मेघालय से। तो अगर ये 2018 में मेघालय से 27 साल के बाद हटा था तो लगा कब था, 1991 में लगा था। बिल्कुल क्लियर, क्वेश्चन नंबर 57। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, और ऐसे ही मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में बताया था कि दोस्तों ऐसे करके देखना कि किस तरीके से करेंसी चेंज हो रही है। अगर तुमसे रुपीज़ में पूछा जा रहा है तो किस तरीके से मिलियंस में भी हो सकता है, मिलियंस में पूछा जा रहा है तो रुपीज़ में पूछ सकते हैं, डॉलर से पूछ सकते हैं, इस तरीके से चेंज करके पूछ सकते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ थी। ऑल्दो हम लोगों ने इसको बिल्कुल क्लियर उतार के नहीं बताया था जैसे बाकी सब था, पर ये नोट से था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म फोर्सेज एक्ट। इरोम चानू शर्मिला का हमने नाम पता नहीं कितनी बार पढ़ाया था। एंड दूसरा, मैं फिर कहता हूं कि इसके अंदर दूसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, इसकी डिफिकल्टी 1 है, पता है आपको, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन। जब बी सही है तो उसके बाद में या तो डी है ही नहीं, और बी सही है तो बच्चा ए, तो या तो केवल बी सही है या तो ए बी। और ए अगर हम देखें तो डिक्टेटोरेट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज many section of civil society argue that the act often led to the excess and required checks of balance and could alienate the people instead of integrating them with the mainstream। अब जब जैसे इसके अंदर देखते हैं ना many of the section of civil society, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक सेंटेंस को जनरल सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे कि केवल एक ने कहा है, जनरल सेंटेंस, एंड इट इज अ वेरी जनरल थिंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर था सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इन 2005 The government appointed 5-member committee recommended by AFPA to be repealed, और पूरा नीचे तक था। उस कमिटी को किसने हेड किया था? क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा सामने, जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी इन 2004, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप 5-member committee under the committee recommended to repeal AFPA and called it highly undesirable and held that it became a symbol of oppression। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, आफ्पा इज करंटली इन फोर्स। आफ्पा इन करंटली इन फोर्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया था क्वेश्चन नंबर 60। अगर हम अपने नोट्स के अंदर देखें क्वेश्चन नंबर 60 तो ये ऊपर लिखा हुआ था कि आफ्पा इज बेसिकली इज इन आसाम, नागालैंड, मणिपुर, रिमेन्स इन द फोर्स ऑफ द पार्ट ऑफ द 3 स्टेट एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो 4-5 हुए, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम ऑप्शन में आंसर देखें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल क्लियर, डिफिकल्टी 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, द नेम ऑफ फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर स्टडीइंग द कैलेस्ट्रियल सोर्स एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली। क्या नाम था? गगनयान कटा, है ना। एमेजोनिया, हमारे यहाँ नाम ही नहीं आया कभी एमेजोनिया, है ना। हम लोग, ये कौन सा नाम है एमेजोनिया जो हम कर सकते हैं? तो ये दूसरा कटा बचा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन और एस्ट्रोसेट। मैं कह रहा हूं अगर आपने नहीं भी पढ़ा किसी टीचर से और आपने पहली बार क्वेश्चन देखा है तो कैसे सही करना है, तो आता है उसके बाद डी, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अगर हम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन देखें दोस्तों तो ये लूनर पोलर, ये मून के लिए है ना, ये सारी कैलेस्ट्रियल रिसोर्सेज को चेक करने के लिए नहीं है, तो ये कटा। और अगर हम इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन नंबर 61 पे अगर हम जाएं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए ये रहा आंसर सामने हमारा 61 एस्ट्रोसेट। सामने लिखा हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप पढ़ाया था मैंने आपको, हबल टेलीस्कोप है ना, एक्सट्रीम, वो तो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। देन उसके बाद सामने एस्ट्रोसेट लिखा था जो कि बेसिकली क्या था, सैटेलाइट थी जो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद, और अगर हमने नहीं भी पढ़ा था किसी ने भी बच्चे ने, तो कैसे कट के आ रहा था सामने वो दिख रहा था, है ना। एस्ट्रोलॉजी के लिए भेजी हुई सैटेलाइट को एस्ट्रोसेट कहते हैं यार, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी के लिए होती है, तो वो साफ दिखता है कि किस तरीके से उससे कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कतई खतरनाक क्वेश्चन, एप्पल द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना, ऑफ इसरो वाज लॉन्च फ्रॉम। हाँ, हमने ये नहीं पढ़ाया था और ये डिफिकल्ट भी था। इसको मैं बहुत इरेलेवेंट नहीं कहूंगा क्योंकि ये पहली सैटेलाइट थी, तो बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए, पहली सैटेलाइट तो पता होना चाहिए। तो ये हमसे रह गया और इसका आंसर था बेसिकली सी, दैट इज क्रोउ फ्रेंच गुयाना। ठीक है, अगर आप काट सकते थे तो काटने में भी, इसमें ऑप्शंस कटने में भी प्रॉब्लम थी, बट बेसिकली ट्रेल्स कट सकता था। ठीक है ना। एंड देन उसके बाद में सतीश धवन स्पेस सेंटर हो सकता है नहीं कटता, एंड SSLV लॉन्चिंग स्टेशन भी कटना थोड़ा मुश्किल था। सो दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन अ स्केल 5। देन इसके बाद आते हैं, नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट हैज बीन सक्सेसफुली सेंट इनटू द स्पेस टू प्रॉब इनटू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अभी देखो स्पुतनिक की रेंज ही अलग थी, जब से स्पुतनिक भेजा गया उसकी रेंज अलग है, वो इस काम के लिए कभी था ही नहीं। अब जैसे तुमने स्पुतनिक काटा तो बचे 3, पायोनियर, मराइनर एंड कॉस्मोस। अभी तुमको थोड़ा सा 1/3 तो आया, ऑल्दो हमने ये पढ़ाया है, मैं फिर बता रहा हूँ जिसने नहीं पढ़ा था वो कैसे कर सकता था। बचा कॉस्मोस, पायोनियर और मराइनर। अगर हम देखें तो मैं, अगर मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि सर आंसर पता पड़ने के बाद आप बोल रहे हो, पर कॉस्मोस कट सकता था बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, नॉट बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, कि प्रॉब इनटू सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स को देखने जाने के लिए, ये बेसिकली मून और अर्थ के पास के लिए बना था, तो ये कर सकता था। और अगर हम इसको अपने नोट से देखें तो क्वेश्चन नंबर 63 अगर हम नोट से देखें दोस्तों, तो ये आपके सामने मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि प्रीवियस मिशन सेंट ऑन वीनस, और यहाँ पे हैशटैग बनाया था दैट इज यूएस, रशिया, जापान, यूरोप ने मिशन भेजे हैं, जिसमें से मराइनर सीरीज है, पायनियर सीरीज है, पायनियर 2 सीरीज है, मैगलन सीरीज है, और इस तरीके से नीचे तक सारी सीरीज है। तो ये हम लोगों ने नोट्स के अंदर से साफ पढ़ा था, और इसके अंदर साफ लिखा था पायोनियर और मराइनर, कॉस्मोस और ये कर सकता था। आंसर था इसका डी, डिफिकल्टी थी इसकी 5 प्रॉपर। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 64, द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बम। हम सबको पता था, बेबी क्वेश्चन था ये, तो सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। कंडक्टेड बाय इंडिया इन दिस, द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974 एंड इट इज कॉल्ड। अब आप ये समझें दोस्तों, ये हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा था इसको, पोखरण 2 क्यों बोलेंगे यार, अगर पहला टेस्ट हुआ है तो। सूर्या कभी पढ़ा ही नहीं हमने, पृथ्वी कभी पढ़ा ही नहीं, बचा क्या, स्माइलिंग बुद्धा। हमको पता है 2 ही मिशन थे, स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति, तो हमको पता है, तो ये क्लियर आंसर सही हो रहा था। समझ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल पे ये 1 डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन था, हमने पता नहीं कितनी बार इसको डिस्कस किया था। एंड देन द फाइनल क्वेश्चन, नाविक सी कवर इंडिया एंड रीजनल एक्सटेंडिंग। नाविक सी जो कवर करता है इंडिया और रीजन एक्सटेंडेड को, मैंने आप लोगों को जब इरनास, नाविक और सब पढ़ाया था तो उसमें बताया था इसको रीजनल नेविगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर के 1500 किलोमीटर के आसपास कवर करता है।
और इसका रीजन भी बताया था क्यों, क्योंकि 1500 किलोमीटर के आसपास हमारे जितने भी नेबर स्टेट्स हैं वो सबको भी हम लोग कवर करते हैं, हमारी सैटेलाइट से उन पर नजर रखते हैं, सो दैट हम अपनी सिक्योरिटी बनाए रखें और कल को हमें कोई ऑपरेशन करना हो उन कंट्रीज के अंदर, सो दैट हम उस सैटेलाइट को यूज कर सकें। कभी वॉर हो और गूगल हमको मना कर दे लोकेशन देने की, तो हम अपनी सैटेलाइट यूज कर सकें लोकेशन ट्रेसिंग के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। तो उसके लिए नाविक बहुत जरूरी था और उसका आंसर सीधा 1500 किलोमीटर था। तो ये क्वेश्चन भी अगर मैं 1 से 5 की डिफिकल्टी में बोलूं तो ये 3 से ऊपर डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल जो पेपर गया है उसके अंदर से 26 क्वेश्चन आर देयर जो सीधे हमारे नोट से आए थे। हाँ, मैं इस बात के लिए आपके सामने क्लियर बोलता हूँ कि हमने 28 क्वेश्चंस का वादा किया था, बट द पॉइंट इज दोस्तों वो उस पेपर में था जो एक नॉर्मल डिफिकल्टी का पेपर था। इस पेपर के अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो सब बोल रहे हैं कि अगर किसी के 22 से 24 और 25 के बीच में कुछ नंबर आ रहे हैं तो वो टॉप एनएलयू का दावेदार है, क्योंकि ये बहुत अच्छे नंबर हैं। बल्कि अगर मैं बोलूं तो 25 से बेसिकली अगर 26, 27, 28 आ रहे हैं तो गेम ही अलग है। तो 25 से 28 वाला बहुत ही ऊपर है, अच्छा स्कोर ये है, बहुत अच्छा स्कोर ये है। और इसके अंदर अगर हम ये स्कोर समझें तो 26 क्वेश्चन वो है दोस्तों जो डायरेक्ट आए हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी थी 1/2 की, क्योंकि हम उन्हें बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो वो प्रोबेबिलिटी 1/2 की थी। 2 क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों जिसमें प्रोबेबिलिटी 1/3 की है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कह नहीं सकते थे। एंड 2 क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों जिसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने भी वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे, टू बी वेरी क्लियर। ये पेपर का पूरा सिनेरियो था दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर स्कोर 26 से 32 अगर आप करें तो वेरी गुड फॉर श्योर। एंड देन इसके बाद बाकी सेक्शंस अगर टेकन फॉर ग्रांटेड आप अच्छे करके आए तो देन 20 से 26 टॉप 5 एनएलयू, 16 से 20 टॉप 7 एनएलयू। मैं अगेन कह रहा हूँ केवल इस स्कोर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बाकी सेक्शन कैसा करके आए उससे फर्क पड़ता है, और बाकी सेक्शन आप कैसा करके आए हैं वो उस चीज़ के लिए हमने आपको लगातार तैयार किया था दोस्तों। मैंने अपनी क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को हर बार 1 आवर 50 मिनट के अंदर पेपर देने का सिखाया था। मैंने 1 आवर 50 मिनट क्यों सिखाया था, क्योंकि मैं जानता था कि जब वो पेपर देने जाएंगे तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट उनके और चीज़ों में गुजर जाएंगे और वो पैनिक हो जाएंगे। मैंने अपने पेपर के अंदर उनको एक चीज़ लगातार सिखाई थी माइंडसेट में कि बेटा कुछ भी हो जाए पूरे के पूरे 120 मिनट तुम्हारे हैं, एंड तक हार मत मानना। एंड इसका नतीजा है कि कितनी सारी मेरी स्टूडेंट्स और कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स का फोन आया है कि सर हमारा जीके सेक्शन या हमारा दूसरा सेक्शन डाउन गया, पर हमने सोचा कुछ भी हो जाए एंड तक हार नहीं मानेंगे, और इसलिए हम उसको कवर करके ऊपर लेके आए और हम पेपर एंड तक देते रहे। ये पेपर के अंदर ऐसे पेपर जब बनते हैं दोस्तों, आप कभी भी जिंदगी में आगे कंपटीशन देंगे हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा। हमेशा मैंने आपको बताया कि हो सकता है गाड़ी जैसा कि फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी में था, हो सकता है कि पहले लैप के अंदर आपकी गाड़ी का डोर खुला रह जाए। अगर पहले लैप के अंदर आपकी गाड़ी का डोर खुला भी रह जाता है दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मोर लैप। आप दूसरे लैप में अपने आप को कंट्रोल करें। हम लोगों को ये सीखना पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है आज के बाद, वो ये कि किसी भी तरीके से हमको अपना आपा नहीं खोना होता है। वी मस्ट नॉट लूज आर पल्सेस, वी मस्ट नॉट लूज आर काम, आर पीस। वो अगर हमारा बना रहता है तो टफ पेपर में मैंने बताया था दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको बाकी लोगों से आगे रहना है। देयर इज नो एब्सोल्यूट नंबर एंड रैंकिंग, और उसकी वजह से अगर आप बाकी लोगों से आगे रहते हुए अपना पेपर पूरा अच्छा करके आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स 2023, 2024 जो बच्चे देने वाले हैं उन लोगों को अभी सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है, खुद से समझना बहुत ज़रूरी है, और इस टारगेट को अचीव करना ज़रूरी है कि कैसे भी 1 आवर 50 मिनट के अंदर पेपर ख़त्म करें, सो दैट वहाँ पे अगर 10 मिनट इधर उधर होते हैं तो आप पे क्लियर टाइम हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम और ऐसी कैसी वीडियो बना सकते हैं आप वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।